गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटीन से रिलेटेड बात, प्रोटीन, और देन फिर हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोटीन क्या होता है। हम लोग किससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर कौन सा हेडिंग है? प्रोटीन। तो प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में बात करने जा रहे हैं कि प्रोटीन आखिर है क्या। बोले तो व्हाट आर प्रोटीन, ये जो बता रहा है क्या कि व्हाट आर प्रोटीन, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है ये आखिर है क्या। तो प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बच्चों प्रोटीन की जो बात करते हैं, रियल में ये पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन जो होता है ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड होता है, लीनियर चेन होता है। किसका लीनियर चेन होता है? तो एमिनो एसिड का। प्रोटीन की जो बात करते हैं ये पॉलीपेप्टाइड होता है, लीनियर चेन होता है एमिनो एसिड। तो ये जो दिख रहा है आपको प्रोटीन क्या है? इज अ पॉलीपेप्टाइड, नहीं, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सीधा सीधी बोले प्रोटीन क्या है? तो पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है? तो एमिनो एसिड का। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोटीन का यूनिट क्या है? तो एमिनो एसिड। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्रोटीन क्या है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बताओ चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जो चेन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। ये जो आपको चेन ऑफ एमिनो एसिड दिख रहा है तो एमिनो एसिड के चेन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रोटीन बोल देते हैं। और जो एमिनो एसिड का चेन बना है तो एक एमिनो एसिड जो दूसरे से जुड़ा रहता है तो कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। जब भी चेन बनाएगा तो दो के बीच की बॉन्डिंग की बात होगी, और जब भी बॉन्डिंग का बात होगा तो आपको बता दूं कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग जाके बोलते हैं कि वो प्रोटीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड होना जरूरी है। हम लोग जो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नहीं, या यूं कहिए कि कोवैलेंटली लिंक होता है, केमिकल बॉन्ड होता है जो दो एमिनो एसिड के बीच में फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। पेप्टाइड जब भी बनेगा, पेप्टाइड जब भी बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन ग्रुप दोनों के बीच बनेगा। बोले तो पेप्टाइड जब भी बनेगा, ये फिगर आप देखिए, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का आपको फिगर दिख रहा है तो इसमें जो दिख रहा है तो कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और उधर जो दिख रहा है एमीन ग्रुप NH2, इस दोनों के बीच में क्या बनना है? प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं। मतलब यही दोनों जब आपस में मिलेगा, दो एमिनो एसिड जब आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएगा, तो जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? निकल जाता है। वाटर क्या होगा? निकल जाएगा। और जैसे वाटर निकलेगा तो बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। किसके किसके बीच? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, या बोल सकते हो आप एमीन और एसिड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन ढेर सारा एमिनो एसिड से जुड़ा रहता है। प्रोटीन ढेर सारा एमिनो एसिड से जुड़ा रहेगा। एक एमिनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से रहता है। तो ढेर सारा एमिनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है? प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों, तब जाके वो प्रोटीन बनाएगा। और जितना भी एमिनो एसिड जुड़ेगा तो दो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्डिंग की बात करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग फिर बात करेंगे। तो प्रोटीन की जो हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल हो जाता है। एसेंशियल है। हमारा बॉडी जो बना हुआ है उसमें मैक्सिमम प्रोटीन ही तो है। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और जो प्रोटीन बन रहा है किससे बन रहा है? एमिनो एसिड से। और मैंने आपको एमिनो एसिड में बता रखा है कि 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है जो हमारा क्या करता है? प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। नहीं, जो क्या करेगा? प्रोटीन बनवाने में हेल्प करेगा। उस प्रोटीन में जो हम लोग बात करें, प्रोटीन जो बना हुआ है बनेगा एमिनो एसिड से, तो उसमें से कुछ एमिनो एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल
एमिनो एसिड। क्या नाम दिया जाता है? एसेंशियल एमिनो एसिड। लगभग 10 एमिनो एसिड ऐसा है जो एसेंशियल है। किसको बोलेंगे एसेंशियल? वैसा एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस हमारा बॉडी खुद से, हमारा सेल खुद से नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो हमको बाहर से चाहिए। अगर वो खुद से सिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या करोगे? बाहर से चाहिए, और बाहर से लेंगे, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एसेंशियल। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। और लगभग 11-12 एमिनो एसिड जो रेस्ट बच गया, 10 के बाद उधर बचे 11 एमिनो एसिड, 21, वो सब क्या कहलाएगा? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड उसको बोलते हैं बच्चों जिसका सिंथेसिस हमारा बॉडी खुद से कर ले। खुद से अगर बना लिया तो वो क्या है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर आपको देखना है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की जो बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि एसेंशियल वो है जिसको हमको फूड से चाहिए, बाहर से चाहिए। हम लोगों का अगर हम लोग अपने फूड पे ध्यान दें तो जो दाल खाते हैं हम लोग वो एमिनो एसिड के लिए ही खाते हैं, खासकर एसेंशियल एमिनो एसिड। जो हम लोग प्रोटीन डाइट बाहर से लेते हैं, प्रोटीनियस डाइट, उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड ही मेनली रहता है। जो आप प्रोटीन शेक ही सब पीते हो तो उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड ही हम लोग बाहर से लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। इवन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जो मछली खाते हो, जो मटन खाते हो, जो चिकन खाते हो, तो ये सब क्या है? एमिनो एसिड। बोले तो प्रोटीन के लिए ही तो हम लोग यूज़ करते हैं उसको। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो मशरूम ये सब जो हम लोग खाते हैं, पनीर, तो ये सब प्रोटीन। एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए। और एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है जो न्यूट्रिशन से हम लोग को लेना पड़ेगा? तो ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों लिस्ट आपको दिख रहा है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों एमिनो एसिड को यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों। उधर जो दिख रहा है एसेंशियल एमिनो एसिड और इधर जो दिख रहा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आपको दिख रहा है। अब एसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन सा? तो एसेंशियल एमिनो एसिड में मैंने क्या बोला कि जो बाहर से हम लोगों को चाहिए, एसेंशियल है, फूड में चाहिए, एसेंशियल है। जो हमारा बॉडी खुद से ना बना पाए वो एसेंशियल। तो एसेंशियल एमिनो एसिड का ट्रिक भी होता है टी मील पार, याद आप रख सकते हैं, टी मील पार। टी बोले तो थ्रियोनिन, भी बोले तो वेलिन, एम बोले तो मिथ्योनिन, आई बोले तो आइसोलिसिन, और डबल एल ल्यूसिन और लाइसिन, अब PATH फिनाइलेलानिन, A4 एस्पाराजाइन, PAT ट्रिप्टोफान और H हिस्टिडीन। ये सब किस में आ जाता है? एसेंशियल एमिनो एसिड जो यहाँ लिस्टिंग किया हुआ है, नहीं तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसको बाहर से जरूरत नहीं है, ले लो, ठीक है, खा लिए, अच्छी बात है। अगर ना भी खाए तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सेल है, वो खुद से उसको बना लेगा। तो जो रेस्ट बच गया वो सब क्या कहलाएगा? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो रेस्ट बच गया वो क्या कहलाएगा? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की हम लोग इसमें बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्या है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा? एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टिडीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, एस्पाराजाइन, सेलेनोसिस्टीन। नहीं, सेलेनोसिस्टीन जो आपको दिख रहा है वो नॉन एसेंशियल में है, और वो क्या है कि एक्केस्मा एमिनो एसिड उसको बोलते हैं। एक्केस्मा 21 जो एमिनो एसिड होता है वो क्या है? सेलेनोसिस्टीन ही है। बच्चों एसेंशियल एमिनो एसिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड की जो बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, एसेंशियल उसको बोलेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड जो बोल रहा है, एसेंशियल उसको बोलेंगे जिसका सिंथेसिस हमारा बॉडी खुद से नहीं कर सकता है, जिसको मुझे बाहर से चाहिए, फूड से चाहिए, हम लोग को सप्लीमेंट से चाहिए, डाइट से चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एसेंशियल एमिनो एसिड बोल देते हैं। बच्चों इसमें जो है एसेंशियल एमिनो एसिड की जो बात कर रहे हैं, अगर इसको देखो नीचे, तो इसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दोनों को सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, सेमी एसेंशियल भी हम लोग उसको बोलते हैं। और एसेंशियल एमिनो एसिड जिसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप हो सकता है। एसेंशियल एमिनो एसिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है? एसिड और बेस दोनों की हम लोग बात करते हैं। किसमें? एसेंशियल एमिनो एसिड जो आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, तो एसेंशियल एमिनो एसिड की जो बात कर रहे हैं।
और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, क्या बता रहा हूँ, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की हम लोग जो बात कर रहे हैं कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है भाई। तो जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करते हैं तो एमिनो एसिड दैट द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से सिंथेसाइज कर ले रहा है। हम लोग का बॉडी अपने से अगर सिंथेसाइज किया तो आप ही समझ ही रहे हो, उसको बाहर से लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। जैसा कि मैंने पहले से बता रखा है आपको कि पूरा लिस्टिंग किसका है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बच्चों हम लोग जो डाइट लेते हैं, डाइटरी प्रोटीन जो लेते हैं या फूड जो खाते हैं, तो फूड में हम लोग को क्या चाहिए, एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए। मैंने पहले बता रखा आपको कि हम लोग जो खाते हैं तो डाइट के थ्रू हम लोग को एसेंशियल एमिनो एसिड ही चाहिए होता है। बच्चों प्रत्येक प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड का। प्रत्येक प्रोटीन की जो हम लोग बात करते हैं वो होता है पॉलीमर, और किसका पॉलीमर, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड का पॉलीमर। लगभग 21 टाइप ऑफ एमिनो एसिड है जो प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। प्रीवियस डाटा था 20, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 21, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। नहीं, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर बताए एमिनो एसिड का, तो एमिनो एसिड का कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे एलानिन है, सिस्टीन है, प्रोलिन है, ट्रिप्टोफान, लाइसिन और भी है, तो वो सब क्या है, एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर की हम लोग बात करते हैं। प्रोटीन कैसा पॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है बच्चों। ये जो दिख रहा है घेरे हुए, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है। अगर कभी ऐसा हो कि ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, तो होमोपॉलीमर बोलेंगे, तब होमोपॉलीमर बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो ग्लाइसिन एलानिन ट्रिप्टोफान मिथोनिन, ग्लाइसिन एलानिन ट्रिप्टोफान मिथोनिन अलग 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 अलग, तो कहलाएगा क्या, हेट्रोपॉलीमर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो होगा हेट्रोपॉलीमर होगा तो अलग अलग टाइप का पॉलीमर। ये पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोपॉलीमर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, तो हेट्रोपॉलीमर बोल देते हैं। और जहां होमोपॉलीमर की बात होगी, होमोपॉलीमर में हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही चीज होगा जो बार बार क्या किया हुआ होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर के अंतर्गत देखेंगे। अगर एक ही चीज से बार बार जुड़ जाए तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, होमोपॉलीमर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे होमोपॉलीमर जो दिख रहा है ये आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या है, होमोपॉलीमर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। मतलब मोनोमर, एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन, तो वो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर के अंतर्गत कहलाएगा। और अलग अलग चीज है तो हम लोग बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर, इसको बोलेंगे। प्रोटीन की जो बात करते हैं ना, प्रोटीन, तो बच्चों प्रोटीन ढेर सारा फंक्शन करता है। प्रोटीन जो है ढेर सारा फंक्शन करता है। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन, ढेर सारा फंक्शन। पहला काम अगर देखा जाए इसके फंक्शन में, तो ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बच्चों हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में कोई भी चीज जो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है या बाहर जो जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करता है। प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। आप लोग जब सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको, सेल मेम्ब्रेन में दो तरह का प्रोटीन मेनली मैंने आपको बताया था, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और वही इंट्रिंसिक जो आर पार होता है उसी में बोले थे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन का आर पार था, और वही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मिलके बनाता चैनल, और वही चैनल होके कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट करवाने में भी हेल्पफुल है प्रोटीन न्यूट्रिएंट का। प्रोटीन की जो बात करते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट लड़ने का भी काम करता है, वो लड़ाई भी करेगा। बच्चों हम लोग का जो एंटीबॉडी है, हम लोग जो एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो एंटीबॉडी क्या होता है, हम लोग जो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं वो तो प्रोटीन ही तो है।
5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को आप ऐसे याद रख सकते हो, गम दे GAMD, एंटीबॉडी G, उसके बाद A, उसके बाद एंटीबॉडी M, उसके बाद एंटीबॉडी D, उसके बाद एंटीबॉडी E। गम दे, एंटीबॉडी गम देता है। किसको गम देता है? एंटीबॉडी गम देता है, लेकिन किसको गम दे रहा है? एंटीबॉडी गम देता है एंटीजन को, पैथोजन को, वायरस को, बैक्टीरिया को गम देने का काम करता है। तो जो भी एंटीबॉडी बना होता है एक्चुअल में वो प्रोटीन होता है, और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। क्या नाम देते हैं? गामा ग्लोबुलिन का बना होता है। तो फाइट अगेंस्ट क्या? इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन की तरह बिहेव करता है, इंजाइम की तरह बिहेव करता है। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन और इंजाइम। प्रोटीन जो है हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन को हार्मोन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक मास्टर ग्लैंड जिसका नाम आप लोग जानते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है FSH, LH, दूसरा LH, और वो निकल के आ जाता है हमारे ब्लड में, एंडोक्राइन सिस्टम। और ब्लड होते होते वो हम लोगों के मेल में टेस्टिस पे एक्शन करता है और फीमेल के ओवरी पे एक्शन करता है। मेल का जब टेस्टिस पे एक्शन करेगा तो वह स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है, और फीमेल का जो ओवरी पे एक्शन करेगा तो oogenesis करवाता है। तो हार्मोन क्या है? मैसेंजर है, मतलब प्रोटीन मैसेज ले जाने लाने का भी काम कर रहा है। ब्रेन से निकला, टेस्टिस पे गया, ओवरी पे गया, तो ब्रेन का इंफॉर्मेशन कहाँ? टेस्टिस और ओवरी पे ले गया, तो ये हार्मोन की तरह बिहेव करता है, मैसेज की तरह बिहेव करता है, मैसेंजर है। कुछ प्रोटीन आपको इंजाइम की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करेगा? इंजाइम की तरह भी बिहेव करेगा। ऑल enzymes are proteinous in nature. All enzymes are proteinous in nature, but all proteins are not enzyme. जितना भी इंजाइम है सब का सब प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन जितना भी प्रोटीन है सब इंजाइम नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। तो वो बिहेव करेगा इंजाइम के तरह। बच्चों कुछ यहाँ पे जो हम लोग बात करें, कुछ जो एक्स्ट्रा हम लोग बात करें, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। वैसे तो बहुत सारा हम अभी बात किए कि उसका प्रोटीन और उसका कुछ फंक्शन क्या है। जैसे इसको अगर चार्ट के फॉर्म में हम लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ, नहीं, और एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे, जैसे प्रोटीन में और भी कुछ कुछ है। जैसे एक प्रोटीन में हम लोग जो यहाँ बात होता है कोलेजन नाम का प्रोटीन। कोलेजन ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टांस। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टांस में कौन आएगा? कोलेजन नाम का प्रोटीन आ जाएगा। दूसरा ट्रिप्सिन, आप लोग नाम सुने हैं, एंजाइम है, एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। इंसुलिन जरूर सुने होइएगा, हार्मोन है, हार्मोन की तरह बिहेव करेगा, नहीं मैसेज की तरह बिहेव करेगा, मैसेंजर का बिहेव करेगा। एंटीबॉडी की अगर बात करें तो अभी मैंने बताया एंटीबॉडी क्या करेगा? इन्फेक्शन से, जो एंटीजन है उससे, जो पैथोजन है उससे, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो पैरासाइट है, उससे लड़ने का काम करेगा। बोले तो फाइट का काम करेगा कौन? एंटीबॉडी। कुछ रिसेप्टर का भी काम करता है। कुछ प्रोटीन है जो रिसेप्टर का काम करता है। जैसे हम लोग जो कोई चीज़ सूंघते, स्मेल जो है, हम लोग जो टेस्ट जो कोई चीज़ करते हैं, नहीं, और हार्मोन, ये सब में भी रिसेप्टर का काम करता है। कौन? प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। GLUT4 जो ये लिखा हुआ है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नंबर 4, GLUT4, GLU मतलब होता है ग्लूकोज, और T बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नंबर 4 की बात कर रहा है। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ये ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है, उसको पकड़ पकड़ के इसी चैनल होके GLUT4 होके उसको सेल के अंदर ले जाया जाता है। और ये जो GLUT4 है आपको दिख रहा है, इस GLUT4 को बनवाने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, तो वो बनवाने में उसको इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कुछ उसका क्या है, फंक्शन की बात की हम लोग।
ये जो हम लोग बात किए क्या कि कुछ उससे फंक्शन से रिलेटेड बात की। कोलेजन के बारे में अगर जरा सा बात करूं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करते हैं, तो कोलेजन जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन मिलता है तो कोलेजन ही है। और जो रुबिस्को की हम लोग बात करते हैं, रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो होता है, रुबिस्को एंजाइम है, वो रियल में प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट जो मिलता है बायोस्फीयर में, प्लांट में, तो वहां पे रुबिस्को की ही हम लोग बात करते हैं। ये तो हम लोग किसके रिलेटेड बात, प्रोटीन से रिलेटेड बात। एक होता पॉलीसैकेराइड, नहीं ये प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग बात। अगर बात करूं पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये दूसरा मैक्रोमोलिकुलर सिस्टम होता है, नहीं इनसॉल्युबल पैलेट होता है, एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होता है, एसिड में ये घुलेगा नहीं। पॉलीसैकेराइड की जो हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग चेन होता है किसका, शुगर का, पॉलीमर होता है ये भी। और वही जो लंबा लंबा चेन होता है तो हम लोग इसको बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन रियल में पॉलीसैकेराइड का आप अगर टर्म तोड़ो, टर्म तो इसमें दो टर्म आपको मिल जाएगा बच्चों। एक पॉली मतलब ढेर सारा, सैकेराइड बोले तो शुगर ग्रुप। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है कि एक शुगर ग्रुप, एक फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, इस तरह से जो बढ़ गया है, तो पॉलीमर है ये भी। और इसको हम लोग स्टार्च बोल रहे हैं, ये पॉलीमर ही है, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है, ये पॉलीमर की ही बात कर रहे हैं हम लोग। और जो स्टार्च की बात कर रहे हैं ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर होता है। तो पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड बोले तो शुगर, बोले तो ग्लूकोज, अब पॉली मतलब पॉलीमर, ढेर सारा। जब ढेर सारा शुगर आपस में जुड़ जाएगा तो हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड। वैसे पॉलीसैकेराइड का और भी डिफिनेशन है। पॉलीसैकेराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्बो प्लस हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट है इसका, कार्बन का, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो उसको आप एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, तीसरे तरीके कहिए। तीसरे तरीके में अगर बोलिएगा पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या नहीं तो कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सिल, पॉली मतलब होता है ढेर सारा, हाइड्रोक्सिल बोले तो OH ग्रुप जुड़ा रहेगा एल्डिहाइड से या नहीं तो कीटोन से, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। तो उसी कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड की हम लोग बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए पॉलीसैकेराइड का, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सेलुलोज है, सेलुलोज पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और वो किसका है, तो मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है। सेलुलोज जो कि प्लांट के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट माना जाता है बच्चों, मेन कंपोनेंट जो स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देने का काम करता है प्लांट के सेल वॉल में, तो वो पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज में भी बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। वो किसका होगा, बीटा डी ग्लूकोज का। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये किसका, प्लांट के सेल वॉल की यहाँ पे बात कर रहा है, सेलुलोज फाइबर की बात कर रहा है। और नीचे जो दिख रहा है वो पॉलीमराइजेशन करवा के दिखा रहा है कि पॉलीमर होता है, ये थ्रेड बनाता है। इवन अगर हम लोग बात करें कॉटन का, रुई का, तो रुई में लगभग 90% पॉलीसैकेराइड ही होता है। रुई जो बना होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, पॉलीसैकेराइड का। और उसमें भी सेलुलोज का मेनली बना होता है। रुई जो बना होता है कॉटन, 90% सेलुलोज होता है उसमें। और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कौन, बीटा डी ग्लूकोज, जिसको यूनिट भी आप बोल सकते। सेलुलोज की जो हम लोग बात करते हैं ये होमोपॉलीमर है। सेलुलोज क्या है, ये होमोपॉलीमर होता है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। और ये जो बना होता है ऑल आर द मोनोमर, नहीं सिंगल टाइप का, सिंगल टाइप का होगा तभी तो हम लोग बात करेंगे इसका। तो ये सिंगल टाइप का बना हुआ। प्लांट की जो बात करें, प्लांट का स्टोर हाउस एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, सेलुलोज ही सब यहाँ पे। तो सेलुलोज की हम लोग बात करते हैं, लेकिन स्टोर हाउस का जो बात कर दिया, ये एनर्जी से रिलेटेड बात कर दिया। और एनर्जी से रिलेटेड अगर ये जो बात कर रहा है, ये एनर्जी से जो रिलेटेड बात कर रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, स्टार्च। प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च स्टोर फूड मटेरियल होगा प्लांट का।
नहीं। और अगर यहीं पे बात करें स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल का स्टोर फूड मटेरियल की जो जब भी बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बच्चों, ग्लाइकोजन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोजन ये भी पॉलीमर ही है। ये जो दिख रहा है आपको ये पॉलीमर ग्लाइकोजन, बस है कि ब्रांच पॉलीमर है। यहाँ हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ ये पॉलीमर ही है लेकिन ब्रांच पॉलीमर। एक आप लोग नाम सुने होइएगा इन्युलिन का, ये भी पॉलीसैकेराइड ही होता है। इन्युलिन क्या है, पॉलीसैकेराइड। खास बात है ये होमो पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का। इन्युलिन जो होता है ये क्या है, होमो पॉलीमर होता है किसका, फ्रुक्टोज का होमो पॉलीमर। और इसका पॉलीमराइजेशन करवाइएगा तो इस तरीके से आएगा, ये जो दिख रहा है आपको, पॉलीमराइजेशन करवाइएगा तो इस तरीके से आएगा। तो होमो पॉलीमर की बात कर रहे हैं बच्चों। ये पॉलीसैकेराइड जो होता है चेन, तो इसमें इन्युलिन की जो बात की ये क्या बताया, होमोपॉलीमर है। इन्युलिन का यूज किया जाता है जीएफआर में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालवा रहे हैं। इन्युलिन का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकलवाने। जो ग्लोमेरुलस है, जो हमारा नेफ्रॉन है, किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, वहां पे किस रेट से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, इस बात को निकलवाने में इन्युलिन का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों पॉलीसैकेराइड चेन की जो हम लोग बात करते हैं, इसका राइट एंड उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है जनरली उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो राइट और लेफ्ट से जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या बताया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो बात कर रहे हैं। अब रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे, तो आप ऐसे याद रखो, जहां का एनोमेरिक कार्बन बोले तो एक नंबर का कार्बन, रिंग स्ट्रक्चर में जो एनोमर है वो एक नंबर का जो कार्बन है, अगर वो फ्री है तो रिड्यूसिंग होगा, और अगर वो बॉन्डेड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो जो रिड्यूसिंग एंड की बात कर रहा है, तो रिड्यूसिंग में ये शुगर इज क्लासिफाइड एज अ रिड्यूसिंग शुगर ओनली इफ हैज एन ओपन चेन फ्रॉम विथ द एल्डिहाइड ग्रुप और अ फ्री हेमी एसिटल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सा चीज है, इतना करने का जरूरत नहीं है, आप याद रखिए फ्री है, एनोमर है, अगर एनोमर है तो वो रिड्यूसिंग होता है, एनोमर है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग। और जो नॉन रिड्यूसिंग की जो हम लोग बात करते हैं, जो नॉन रिड्यूसिंग की बात करेंगे, तो नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बोले तो फ्री एंड नहीं है, फ्री एंड नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, और ऑक्सीडाइज अगर नहीं किया तो वो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो एक होता है रिड्यूसिंग एंड और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखिए राइट साइड जो रिड्यूसिंग एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिड्यूसिंग एंड, क्यों, क्योंकि एक नंबर कार्बन जो है वो क्या है, फ्री है, और जो दूसरे साइड में देखिएगा ये क्या दिख जा रहा है आपको, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो एक हो जाता है रिड्यूसिंग एंड और दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड का। स्टार्च जो है ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ये क्या काम करेगा, हेलिकल फॉर्म में रहता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। एक्चुअल में स्टार्च में दो कहानी है, एक जो लीनियर पॉलीमर होता है उसको बोलते हैं एमाइलोज, और जो ब्रांच वाला पॉलीमर हो जाता है उसको बोलते हैं एमाइलोपैक्टिन। ये जो हेलिकल फॉर्म दिख रहा है इसमें दो फॉर्म है, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन की हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपैक्टिन, और जो हेलिकली राउंड 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 स्पाइरल की तरह है तो इसी को बोलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दोनों मिलेगा, क्या मिलेगा, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दोनों मिलेगा। बच्चों आयोडीन टेस्ट के बारे में आप लोग जानते होइएगा, आयोडीन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हेलिकली पोर्शन जो होता है उसमें आयोडीन कहीं फंस जाता है, नहीं, आयोडीन को होल्ड कर लिया जाता है स्टार्च, और अगर आयोडीन अगर होल्ड कर लेगा तो जनरली कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। आयोडीन को अगर होल्ड करेगा तो वो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो आयोडीन टेस्ट में आपको याद रखना होगा कि ब्लू है, लेकिन आपको बता दूं एमाइलोज देता है ब्लू कलर, और एमाइलोपैक्टिन की अगर बात करें ना तो वो देता है रेड कलर। तो आयोडीन टेस्ट में वैसे तो आपसे आपके लेवल में जो जनरली पूछा जाता है वो केवल ब्लू कलर ही पूछा जाता है कि आयोडीन टेस्ट में क्या देता है, तो एमाइलोज देता है ब्लू कलर, एमाइलोपैक्टिन देगा रेड कलर। नहीं तो ब्लू कलर रेड कलर दोनों आंसर आएगा, क्योंकि असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोडीन टेस्ट के बारे में। क्लियर।
लेकिन ब्लू और रेड कलर। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, और यही रीजन है कि आयोडीन टेस्ट में वो नहीं दे पाता है, क्योंकि आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, हेलिकल फॉर्म में नहीं है। सेल्यूलोज को हम लोग आयोडीन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्च को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। और कॉटन फाइबर के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि कॉटन फाइबर जो है प्योर सेल्यूलोज है, 90% उसमें होता है। स्टार्च ज़्यादा कहाँ मिलेगा? आलू में। आलू जो दिख रहा है इसमें स्टार्च ज़्यादा होगा। सेल्यूलोज ये सब ग्रीन प्लांट जो भी है उसमें क्या होगा? सेल्यूलोज ज़्यादा मिलेगा, उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा मिलेगा। प्लांट का जो सेलवाल है वो किसका बना होता है? मिल्ली सेल्यूलोज का। पेपर जो हम लोग बनाते हैं, पेपर का पल्प से बनेगा, तो ये जो पेपर बनाया जाता है बच्चों, पेपर, तो पेपर में क्या यूज होता है? पेपर पल्प में मिल्ली तो सेल्यूलोज ही यूज होता है। इसीलिए आप लोग आजकल देखते होइएगा कि आजकल चल रहा है पेपरलेस। इवन ट्रेन व्रेन में भी आप टिकट लो ऑनलाइन, आपको प्रिंट ले जाने का जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में मैसेज दिखाइए, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, पेपर, अगर ट्रेन की बात करें तो लाखों लोग पर डे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं, टिकट कटाते हैं। आप सोचिए लाखों पेज बच गया हम लोग का A4 साइज का, और लाखों पेज की बात करें तो वो उससे हम लोग क्या किए? पेज को बचा लिए, तो प्लांट को बचा लिए। इसीलिए बोला जाता है कि इन्वायरमेंट को देखते हुए कि पेपरलेस आजकल बहुत सारा वर्क हो रहा है। नहीं, ये जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। नेचर का अगर हम लोग बात करें, कौन? सेल्यूलोज की जो बात करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड सब होता है, और उसी से हम लोग जो पेपर बना रहे हैं, तो पेपर लेस इसीलिए होना है कि हम लोग को क्या बचाना है? सेल्यूलोज बचाना है। और सेल्यूलोज कब बचेगा? जब आप पेपर कम यूज कीजिएगा। नहीं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना लिखना ही छोड़ दो। सर आपने बोला पेपर यूज ही नहीं करना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नेचर को बचा रहे हैं। नहीं, तो पढ़ना लिखना है भाई। देखिए दूसरा यहाँ पे जो रहेगा, व्हाट आर मॉडिफाइड शुगर। मॉडिफाइड शुगर क्या है? तो मॉडिफाई क्या? मॉडिफिकेशन कर दिए, डेरिवेटिव है शुगर का ही, और उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो वही कहलाएगा क्या? मॉडिफाइड शुगर। तो द डेरिवेटिव ऑफ द शुगर आर कॉल्ड मॉडिफाइड शुगर, या शुगर डेरिवेटिव भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक यहाँ पे जो है एमिनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर, एमिनो नाम से ही क्लियर है, एमिनो एसिड जोड़ दिया शुगर, तो मॉडिफाइड शुगर में आएगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, नहीं ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? शुगर में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, शुगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। ये जो दिख रहा है तो ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। और जो हम लोग सेल वाली सब में देखते हैं, तो यहाँ पे ये सेल वाल नहीं, मेम्ब्रेन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आपको मैंने बताया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, और ग्लाइकन बोले तो कार्बोहाइड्रेट, दोनों को मिला के बनाएगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें। बच्चों सेलवाल अगर हम लोग फंजाई की बात करें, या एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा का है, वो मेनली किसका बना होता है? काइटिन का। फंगस का सेलवाल या एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा जो कि इंसेक्ट वाला ग्रुप है, उसका सेलवाल मेनली किसका बना होता है? काइटिन का। और जो होमोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, मेड अप ऑफ विथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सब यूनिट से, नहीं उससे बना होता है। काइटिन की जो हम लोग बात करते हैं, ये देखिए नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? काइटिन है, पॉलीमर है, इसका पॉलीमर काइटिन की जो हम लोग बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर हेट्रोपॉलीमर। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड सब होता है वो क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। देखिए ये जो स्नेल है, स्नेल नहीं, तो सेल जो उसका है बाहर का, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत सब आएगा। क्या आएगा? हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। आइए बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रोटीन आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय, प्रोटीन आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आंसर चला जाएगा पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GLUT4 इज ए प्रोटीन, GLUT4 की बात कर रहा है, इज ए प्रोटीन विच, पहला ऑप्शन है कैन एक्ट एज हार्मोन, दूसरा है
कैन एक्ट्स एज एंजाइम, तीसरा है कैन क्या एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, और कैन एक्ट्स एज इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस। क्या जाएगा? GLUT4 की बात कर रहा है। देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट तो क्या करेगा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नाम ही है ग्लूट GLU+T, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है GLUT4, तो वहाँ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करवा दें। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, फिर थर्ड आंसर चला जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ, पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन है किसका? पहला ऑप्शन लिपिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड और चौथा शुगर। आंसर क्या चला जाएगा? किसकी बात कर रहा है ये? पॉलीसेक्राइड का आंसर क्या जाएगा? शुगर। आंसर चला जाएगा शुगर। चौथा जो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे सामने में आपके, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज इज, इसका पॉलीमर पूछ रहा है फ्रुक्टोज का। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, इन्यूलिन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और चेन ऑफ एमिनो एसिड। आंसर चला जाएगा पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इन्यूलिन बताया था, इन्यूलिन स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड बोला जाता है, सोलेबल पॉलीसेक्राइड भी बोला जाता है, GFR निकलवाने में हेल्प करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब हम लोग जो बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर। तो इसमें जो हम लोग बात करें न्यूक्लिक एसिड और क्या बता रहा हूँ प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लिक प्लस एसिड, न्यूक्लिक प्लस एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंपाउंड वही क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंपाउंड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंपाउंड क्या। और आपको बता दूं एक हल्का सा आइडिया, यही न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत ही DNA और RNA से रिलेटेड बात करेंगे, और देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन हम लोग क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से भी रिलेटेड हम लोग इसी के अंतर्गत बात करेंगे बच्चों। तो पहले इसको कीजिए और फिर तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।